हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, यानी कि आपकी एक सिंगल वीडियो के अंदर ही आपकी सारे जो सिलेबस है, यानी कि पहली बुक कंप्लीट और सेकंड बुक से जो आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं वो भी आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि कंप्लीट आपका सिलेबस और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियो बनाई हुई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इन क्वेश्चन को आप याद करके जाना ताकि आपको पेपर में आसानी हो। अब देखिए, एक बार आपको चैप्टर की थ्योरी जो है पूरी फुल वीडियो जो है आपको पहले से कराई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख सकते हैं। और एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू पे अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने हर चैप्टर की। तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इन वीडियो को भी पेपर से पहले जरूर देख के जाना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपको एक काम करना है, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं बच्चे, आपको सीधा जो आप पूछना चाह रहे हो डायरेक्ट आपको वो चीज़ लिख देनी है। ठीक है, हाय हेलो इस तरीके से मत लिखो, सीधा जो पूछना चाह रहे हो वो लिखो, ताकि मैं जब भी आपका मैसेज पढ़ूं 2 दिन में 4 दिन में मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है। देखिए, सोवियत प्रणाली का मतलब था कि समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन। यानी सोवियत प्रणाली में साम्यवादी शासन मेन था, इसमें समाजवाद की विचारधारा को माना गया था और समतामूलक समाज यानी समाज में सभी को समान माना जाए, इस तरीके की विचारधारा को फॉलो किया गया था और साम्यवादी शासन था। इसी को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार जो थी वो कब बनी थी और ये किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो देखिए, बर्लिन की दीवार जो थी 1961 में बनाई गई थी और ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी जो कि 28 वर्ष तक खड़ी रही और 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया गया था आम जनता के द्वारा। और ये दीवार किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में। देखिए क्या था, मान लीजिए ये बर्लिन है, ठीक है, बर्लिन में क्या हुआ था, बीच में एक दीवार बना दी गई थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ये 1961 में दीवार बनाई गई थी, ठीक है, और 1989 में इसको गिरा दिया गया था। अब इसमें क्या है, ये पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन इस तरीके से उसको 2 हिस्सों में बांट रही थी। एक तरफ क्या था, एक तरफ आप देखोगे तो आपको USSR दिखेगा, दूसरी तरफ USA दिखेगा, यानी 2 खेमों में दुनिया बट गई थी और ये एक तरह से बॉर्डर था। तो ये आपको समझना है और याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो भी मैंने ले रखे हैं। तो देखिए, दूसरा जो विश्व युद्ध था यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे इनकी जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसको सोवियत संघ की जो समाजवाद वाला तरीका था उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया गया था। यानी कि देखिए, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ USA जो कि पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, दूसरी तरफ USSR जो कि समाजवादी व्यवस्था को मानता था। ठीक है, तो USSR ने कई सारे देशों को अपने में शामिल कर लिया था, खासकर यूरोप से बंटवारा हुआ था, तो पूर्वी यूरोप के देश जो थे USSR में जा चुके थे। तो ऐसे में इन देशों को सोवियत वाली प्रणाली के तहत ही ढाल दिया गया। ठीक है, ये सारे देश जो सोवियत खेमे में शामिल हुए थे ये दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। तो ठीक है, तो इस समूह में यानी इस ग्रुप में जो भी देश शामिल हुए थे उसको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, या फिर इसको समाजवादी गुट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समाजवादी खेमा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। हो सकता है कि आपसे दूसरी दुनिया ना पूछकर समाजवादी खेमा पूछ ले, तो भी एक ही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, और इस खेमे का जो नेता था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो था समाजवादी सोवियत गणराज्य जिसको हम USSR का कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बतानी है आपको। क्या विशेषता थी, तो देखिए, सोवियत प्रणाली जो थी इसकी विशेषता ये थी कि ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करके आई थी। यानी इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध किया गया था और इसमें समाजवाद
को बेहतर माना गया था, समाजवाद को अपनाया गया था, ठीक है। ये तो पहली विशेषता। फिर अगली विशेषता है कि सोवियत प्रणाली जो थी यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी नियोजित थी। नियोजित का मतलब है प्लान, यानी पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत बनी हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यानी यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। नेक्स्ट क्या है कि विकसित अर्थव्यवस्था थी। अगर आप यूएसएसआर को देखोगे तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था थी। पिन से लेकर कार तक का निर्माण यहाँ पे होता था, ठीक है। इनकी संचार प्रणाली जो थी वो बेहतरीन थी। इनके पास संसाधन थे, खनिज संसाधन, तेल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इनके पास ये सारे संसाधन थे। दूर दराज के इलाकों में देखें तो इनकी जो आवागमन की जो सुविधाएं थी, इनके पास सब कुछ अवेलेबल था, ठीक है। बेहतरीन इनकी व्यवस्था थी। इनके पास अच्छा उपभोक्ता उद्योग था। पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पिन से लेकर कार तक का मतलब केवल आप पिन और कार मत समझना, इसका मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का निर्माण जो था यहाँ पे होता था, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी कि लोगों को बेसिक जो नीड होती है उनकी वो पूरी कर दी जाती थी। बेरोजगारी नहीं थी। हेल्थ की सुविधाएं लोगों को मिलती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ, ठीक है, अस्पताल, सारी सुविधा थी इनके पास। इनको एजुकेशन मिल जाती थी। और मिल्कियत यानी जो सत्ता थी वो उसका प्रमुख जो होता था वो राज्य होता था, यानी राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ठीक है। सरकार का ही स्वामित्व था। उत्पादन के साधन पे भी पूरी तरीके से सरकार का ही नियंत्रण होता था, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ जो है इसका विघटन जो हुआ था इसके क्या कारण थे। बहुत ज़्यादा पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसके विघटन के कई सारे कारण थे, ठीक है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, देखिए इसमें क्या है कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। यहाँ पे देखिए एक पार्टी का शासन था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो तानाशाही पे उतर आई थी, ठीक है। ये जो जनता थी उसकी जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा हो गया था, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जो नौकरशाही है, जो कर्मचारी हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार थे, तो उनका ही शिकंजा हो गया था, दबदबा हो गया था पूरी तरीके से। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका अंकुश था, पूरी सत्ता पे कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। देखिए क्या होता है, जैसे भारत देश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। कभी कोई जीतेगी तो वो सत्ता में आएगी, फिर दूसरी जीतेगी वो सत्ता में आएगी, तो ये बदलाव चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ही थी यहाँ पे और एक ही पार्टी को शासन करना था, तो ये तानाशाही हो चुकी थी, पूरा इसका दबाव था, अंकुश था। फिर क्या है, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पे। यस, देखिए हमेशा यूएसए के साथ यूएसएसआर की तनातनी रहती थी। ऐसे में क्या था, यूएसएसआर के पास संसाधन तो थे, तो उसने अपने संसाधन का प्रयोग जो था वो ज़्यादातर संसाधन का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया। उसका पूरा फोकस जो था वो केवल अपने आप को ताकतवर बनाने में रहा, जनता पे ध्यान नहीं दे पाए ये। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ जो था इसका विघटन हो गया था, ये टूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट कारण देखिए, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले से पीछे रहना। यस, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए जो था ये टेक्नोलॉजी के मामले में, बुनियादी ढांचे के मामले में, हर मामले में यूएसएसआर से आगे पहुंच गया था, आगे निकल चुका था, तो ये पीछे रह गए थे, तो ये भी एक रीज़न है। फिर क्या है, रूस की प्रमुखता। अब देखिए यूएसएसआर जो है ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था, 15 में से एक था रूस। अब रूस जो है वो 15 में से एक है, इसके अलावा 14 और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू जो थी वो रूस को मिलती थी। इसकी वजह से ये जो 14 गणराज्य ये कहीं ना कहीं इसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा, ये भी एक कारण था। आगे देखिए, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। ये भी सही है, क्योंकि गोर्बाचेव जो थे ये सही नीयत के साथ आए थे, यानी ये चाहते थे कि सोवियत संघ में सुधार हो, ठीक है। सोवियत संघ का सुधार करना चाहते थे, ये गलत नहीं सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी नीतियां चलाई उससे जनता कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी, क्योंकि जनता जो थी वो सोवियत संघ पे बिल्कुल सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन देख रही थी। अब ऐसे में गोर्बाचेव भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, तो इन्होंने सुधारों के काम किए, सुधार के लिए शुरुआत करी, लेकिन फिर भी लोग की आकांक्षा जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कहीं ना कहीं इनके सुधार जो थे वो उल्टे पड़ गए, ठीक है, फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया। फिर क्या है, अर्थव्यवस्था जो थी वो गतिरुद्ध हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी थी। फिर राष्ट्रवादी भावनाएं या जो नेशनलिज्म था इनके अंदर वो भी कहीं ना कहीं पनपने लगा था, क्योंकि इनको हमेशा ये बताया जा रहा था सोवियत संघ वालों को, लोगों को, कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। जबकि उनको पता लगा कि यूएस से हमसे आगे निकल गया है, तो कहीं ना कहीं इनको मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, ठीक है। इनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो भी कहीं ना कहीं मतलब
इनको बुरा लगा, कहने का मतलब ये है। तो ये भी एक रीज़न है। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, यस बिल्कुल, ये सत्तावादी हो चुके थे। सत्तावादी होने का मतलब क्या है कि जो सत्ता में जो भी शासक हैं उनको बस अपना फ़ायदा देखना है, जनता को के साथ क्या हो रहा है, जनता को क्या समस्या है, उससे उन्हें मतलब नहीं था। ये पूरी तरीके से सत्तावादी हो चुके थे, यानी सत्ता का लाभ उठा रहे थे और इनको जनता से कोई मतलब नहीं था। तो ये भी एक रीज़न था। फिर क्या है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 साल से यहाँ पे शासन कर रही थी, लेकिन फिर भी ये जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी इसकी। ये भी एक रीज़न था। तो देखिए इतने सारे मल्टीपल रीजन है इसके, कई सारे कारण हैं, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई भी कारण अब ये देखना है कि अगर ये 4 नंबर में आ रहा है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, 6 नंबर में आ रहा है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, और उनको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। देखिए सोवियत संघ जो था 1991 में टूट गया। अब जब यूएसएसआर टूट गया तो उसके क्या परिणाम हुए ये समझिए। तो देखिए यूएसए और यूएसएसआर यही दो थे महाशक्तियां। अब यूएसए खत्म हो गया है, सॉरी यूएसएसआर खत्म हो गया है, तो कौन सा बचा है, यूएसए बचा है। तो क्या परिणाम हुए इसको समझिए। देखिए जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि शीत युद्ध जो था ये एक संभावना थी युद्ध की, जो कि इन दोनों के बीच में थी, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म ही हो गया है तो जाहिर सी बात है ये शीत युद्ध भी खत्म ही हो जाना है। फिर हथियारों की जो होड़ थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई। विचारधारा क्या, यूएसए जो था वो पूंजीवाद को बेहतर मानता था, ठीक है, और यूएसएसआर जो था ये समाजवाद साम्यवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था। ये विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी इनके बीच में। अब जब एक खत्म हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, तो ये भी हुआ। फिर क्या है, एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो एकमात्र महाशक्ति बचा अमेरिका। अब अमेरिका बचा है तो जो विश्व है वो एक ध्रुवीय हो चुका था, ठीक है, पूरी दुनिया में अब अमेरिका का ही वर्चस्व बचा था। फिर क्या है, सोवियत संघ का टूटना। सोवियत संघ जब टूट गया तो नए देशों का उदय हुआ, यानी जो 15 गणराज्यों को मिला के जो कभी सोवियत संघ बनता था यूएसएसआर, अब ये सारे देश आज़ाद हो चुके थे, ठीक है। अब ये चाहें तो ये यूरोपीय संघ में जा सकते थे या अपने आप को बिल्कुल अलग रख सकते थे, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। तो नए देशों का उदय हुआ, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो थे वो भी बदल गए, ठीक है। समाजवादी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगा, यानी सब बोलने लगे कि जो यूएसएसआर की जो समाजवादी विचारधारा थी ये बेहतर नहीं थी। अगर ये बेहतर होती तो क्यों यूएसएसआर टूट जाता, क्यों पीछे हो जाता, क्यों पिछड़ता, ठीक है। तो इस पर भी मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पेपर में आ जाता है कभी कभी, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का क्या मतलब है। तो देखिए शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अभी इसका मतलब क्या हुआ, आघात पहुंचा के उपचार करना। इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझिए। देखिए क्या था कि साम्यवाद के पतन के बाद, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर टूट गया तो साम्यवाद जो था वो खत्म हो गया। अब साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था ये कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव में था, और इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके तहत अब इन सभी देशों को साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ के पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाना था, ठीक है। यानी इस मॉडल के तहत इनको साम्यवादी जो पुरानी व्यवस्था चलाते आ रहे थे उसको छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब ये शॉक कैसे है इनके लिए, क्योंकि ये साम्यवादी व्यवस्था को अच्छा मानते थे एक समय तक। अब इनको वो पुरानी व्यवस्था को छोड़ के नई व्यवस्था में जाना है तो कुछ ना कुछ दिक्कत भी होती है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना इनके लिए एक तरह से समस्या वाली बात भी थी। हालांकि इन्होंने पूंजीवाद को जो अपनाया था, इन्होंने ये सोच के अपनाया था कि जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था से अमेरिका जैसा देश इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, अगर हम भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेंगे तो शायद हम भी उतने ही डेवलप हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था, ठीक है। लेकिन शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद जो इन्होंने फ़ायदे सोचे थे ना वो फ़ायदे नहीं हुए, बल्कि इनको नुकसान हो गए, ठीक है। तो अब आपका शॉक थेरेपी क्या है ये तो आप बता दोगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो परिणाम भी आपको बताने होंगे, तो परिणाम में ही वो आगे का आएगा कि क्या क्या हुआ। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और है कि शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं बताइए। बहुत कम चांस है आने के, ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाता है या तो परिणाम पूछे जाते हैं या इसका मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। तो देखिए शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, इसमें क्या था कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा। पहले क्या होता था आपको पता होगा कि मिल्कियत का मतलब है जो जिस पे अधिकार होते हैं, ठीक है, यानी सत्ता। पहले क्या होता था, जो सोवियत संघ वाला सिस्टम था उसमें सत्ता जो होती थी, सरकार जो होती थी उसके पास ही सब कुछ होता था, ठीक है, सारे अधिकार उसके पास होते थे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तो अब यहाँ पे भी क्या था कि अब पुरानी व्यवस्था को छोड़ना है,
ठीक है। अब निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था को अपनाना था, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या है कि राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी जो राज्य के पास पहले संपदा होती थी अब उसका भी निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। सामूहिक फार्म जो होते थे पहले अब वो निजी फार्मों में बदले जाएंगे। मुक्त व्यापार व्यवस्था को इन्होंने अपनाया, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें मुक्त व्यापार ही सबसे मेन होता है। फिर मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा जो है आपस में करेंसी बदली जा सकती है, व्यापार किया जा सकता है एक दूसरे से, ठीक है। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, जैसे पश्चिमी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था जैसा थी वैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाना है, उनसे जुड़ाव होना चाहिए। फिर पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी पूंजीवाद को ही अपनाना है, इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं अपना सकते। तो ये कुछ शॉक थेरेपी की विशेषता हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे। तो देखिए पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जब इन दो देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था तो इनको लगा था कि इससे हमारी व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी, हम अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, ये सोचा था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो डूब गई, तहस नहस हो गई, मतलब उसके और बुरे परिणाम हो गए। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, उद्योग बहुत थे यहाँ पे, वो पूरी तरीके से चरमरा उठा, यानी पूरी तरीके से कमजोर हो गया। 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनी को बेचे गए, जो कि पहले किसके होते थे, शासन के होते थे, सत्ता के होते थे, अब वो निजी हाथों में चले गए। महत्वपूर्ण उद्योग जो काफ़ी कम कीमत में बेचे गए, जो मतलब इनके महत्वपूर्ण उद्योग होते थे जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, वो काफ़ी कम कीमत में यानी औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ा। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का क्या मतलब है। तो आप बताना कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था। शॉक थेरेपी के तहत इनके जो महत्वपूर्ण उद्योग थे वो काफ़ी कम कीमत पे बेचे गए थे, इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रूसी मुद्रा जो रूबल है इसमें गिरावट हुई, महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खाद्यान्न का इनको बाहर से आयात करना पड़ा, सरकारी रियायतें जो थी वो समाप्त कर दी गई, और अमीर और गरीब लोगों के बीच में विभाजन हो गया। अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। ठीक है, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यूरोपीय संघ जो था ये यूरोप के देशों का एक संगठन था और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी, मॉस्ट्रिट संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, शुरू में क्या था, ये जो यूरोपीय संघ संगठन था ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे इसने अपना जो दायरा था उसको बढ़ाया। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, यूरो कहलाती है। यूरोपीय संघ जो था इसने 2003 में अपना एक संविधान बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये उसमें असफल रहा था। तो ये कुछ यूरोपीय संघ के बारे में बता दिया गया। ठीक है, एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो विशेषता भी आपको यहाँ से भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे जो विशेषता में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारक कौन से, यानी यूरोपीय संघ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ताकतवर बनाती है, मजबूत बनाती है। तो यूरोपीय संघ जो है इसका ज़बरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव है और 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसका अगर हम सकल घरेलू उत्पादन की बात करें तो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इसकी जो मुद्रा है यूरो, ये इसकी मुद्रा जो है अमेरिकी जो डॉलर है यानी यूएस डॉलर जो होता है, यूएसडी जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी खतरा बन सकती है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी मतलब आगे है। विश्व व्यापार में अगर बात करें तो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो यूरोपीय संघ की है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो है वो वीटो पावर मिली हुई है, जैसे फ्रांस, पहले ब्रिटेन भी होता था, लेकिन ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब फ्रांस बचा हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना की बात करें तो ताकतवर सेना जो है वो यूरोपीय संघ के पास है। फ्रांस के पास 335 के करीब माने जाते हैं परमाणु हथियार हैं। तो ये इसकी कुछ ऐसी विशेषता है जो इसको ताकतवर बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ जो है इसकी कुछ कमजोरियां बताइए। देखिए यूरोपीय संघ में अच्छा भी बहुत कुछ है तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमजोरियां की जगह कई बार कमियां लिखा होता है। ठीक है, तो कमियां ऐसे पूछे तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं ये। तो देखते हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति। अब देखिए यूरोपीय संघ जो है इसमें 27 के करीब देश हैं। अब सभी देशों की अपनी क्या है, अलग विदेश नीति है, अलग इनकी सुरक्षा नीति होती है और ये नीति जो है कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि देखिए यूएसए ने क्या किया था, एक बार इराक पर हमला कर दिया था। जब यूएसए ने इराक पे हमला किया था उस समय ब्रिटेन जो है उसने इस हमले को, ठीक है,
हमले को सपोर्ट किया, यानी ब्रिटेन ने तो उसका साथ दिया अमेरिका का, लेकिन जो जर्मनी और फ्रांस है उन्होंने इसके खिलाफ थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई, यानी ब्रिटेन जो है, ठीक है, और फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे के सारे यूरोपीय संघ के ही सदस्य हैं, लेकिन एक सदस्य जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दो सदस्य जो है इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकी जो विदेश नीति होती है, इनके जो फैसले होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने तो मोस्टेड संधि को मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ देशों ने तो इसको मानने से इनकार कर दिया है। फिर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है, ये भी एक तरह से इसकी कुछ कमजोरियां ही होंगी। इसके कई सदस्य देश जो हैं वो अमेरिकी गठबंधन में थे, तो ये भी इसकी कुछ ना कुछ कमजोरियों में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना जो है कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र हैं उनका संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र जो है इस पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। और इसमें शुरू में 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश जुड़ गए थे, ठीक है। शुरू में प्रारंभ में 5 देश कौन से थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में कौन से जुड़े, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो इस तरीके से इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके उद्देश्य भी पूछे हुए हैं, तो उद्देश्य देखिए, आर्थिक विकास तेज करना इसका उद्देश्य है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना भी इसका उद्देश्य है, कानून और शासन को सुधारना, बेहतरीन करना, ये भी इसका उद्देश्य है, और संयुक्त राष्ट्र के जो नियम हैं उसको, उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये पेपर में काफ़ी पूछा जाता है आसियान के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली क्या है। तो देखिए, आसियान शैली क्या है, आसियान का काम करने का तरीका ही आसियान शैली है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझते हैं। अनौपचारिक तरीके से टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो इसने नया उदाहरण पेश किया है, इसी से आसियान ने काफ़ी नाम कमाया, ठीक है, काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहते हैं, यानी कि आसियान का जो काम करने का तरीका है, जैसे ये अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, टकराव रहित, सहयोग के साथ काम करते हैं, मेल मिलाप के साथ काम करते हैं, ठीक है, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य बताइए। तो आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका उद्देश्य है आसियान देशों की सुरक्षा करना, जो भी आसियान के सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना, क्योंकि विवाद जो है यहाँ पे भी हो जाता है, तो उनकी विदेश नीति में तालमेल बना रहे, ये इसका देखने का काम किसका है, आसियान क्षेत्रीय मंच का, ठीक है। अगला है कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। तो आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी, यानी कि इन्होंने एक विजन दस्तावेज 2020 तैयार किया था, उसमें ये बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जैसे कि आप यूएनओ मान लो, इसमें आने वाले समय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी, कई क्षेत्रों में भूमिका होगी, ठीक है। टकराव की जगह इन्होंने क्या करा है, बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया था और यहीं से ये बात निकली थी। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी समाप्त कर दिया, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाल लिया। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं जो आप विजन 2020 में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है चाउ एन लाई, जो कि चाइना से संबंधित है। चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। कब दिया था और कौन से 4 क्षेत्र थे ये बताने हैं। तो चीन के जो चाउ एन लाई है उन्होंने 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। वो 4 क्षेत्र कौन से थे, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चीन ने कब मुक्त द्वार की नीति अपनाई, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, कब अपनाई और इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो देखते हैं, चीन जो है इसने 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति यानी ओपन डोर की नीति अपनाई थी। इसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से विकास किया। मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन का विदेश व्यापार जो था काफ़ी तेजी से बढ़ा। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, ठीक है, आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि कभी इन्होंने क्या करा, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण कर दिया, फिर इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपना ली, ठीक है। कभी इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया, कभी उद्योगों का निजीकरण कर दिया, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फैसले लिए और इससे इन्होंने विकास करा। चीन ने कब खेती और उद्योग का निजीकरण किया था। तो देखिए, चीन ने 1982 में तो खेती का निजीकरण कर दिया था, 1998 में इन्होंने उद्योग का निजीकरण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। तो जापान की विशेषता आपको बतानी है। देखिए, जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है।
ठीक है, ये पानी से घिरा हुआ देश है। जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। दुनिया का इकलौता देश ऐसा है जापान, जिसने परमाणु बम बम जो है उसका नुकसान झेला हुआ है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग करना इनके संविधान में बताया हुआ है। ठीक है, जापान जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान जो है काफ़ी तेजी से उभर रहा है। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से उभर रही है और G7 में शामिल होने वाला इकलौता देश है जो एशिया का देश है। ठीक है, और जापान के पास प्राकृतिक संसाधन जो है वो काफ़ी कम है। कच्चा माल ये बाहर से खरीदते हैं, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इनके यहाँ पे काफ़ी होती है। और इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, अच्छी मतलब उच्च टेक्नोलॉजी जो है उसमें उत्पाद बनाने में काफ़ी फेमस है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये यहाँ के ब्रांड है जो काफ़ी फेमस है। 1964 में जापान OECD का सदस्य बना था। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो 11वां नंबर है दुनिया में इसका। ठीक है, यूएनओ का जो बजट है उसमें डोनेशन जो है इसका वो दूसरे नंबर पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा डोनेशन में मान लो आप इसको सेकंड नंबर पे, क्योंकि यूएसए आता है पहले, इसके बाद जापान आ जाता है। तो आप इसका डोनेशन देखोगे बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देश जो है इनकी मुख्य समस्या क्या है। दक्षिण एशिया जो है ये ऐसा क्षेत्र है जो संघर्षों से भरा है। ठीक है, यहाँ के जो देश हैं इनके बीच में सीमा विवाद है, इन देशों के बीच में नदी जल को लेकर विवाद है। ठीक है, कुछ देश में तो जातीय संघर्ष भी है, और ये पूरी तरीके से पूरा इलाका जो है संवेदनशील है, क्योंकि इस इलाके में जो भी देश आते हैं इनके बीच में आपसी विवाद चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य समस्या है इनकी, आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसको बिल्कुल याद करके जाना, बहुत पूछा जाता है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है। तो देखिए, यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी है इनका दबदबा है। फिर भारत के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहते हैं, इस कारण भी पाकिस्तान में सेना जो समर्थक समूह है इनको ज़्यादा ये ताकतवर है, क्योंकि हमेशा मतलब ये सेना को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कोई इनको प्राप्त नहीं हुआ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये 3-4 कारण हैं जिन कारणों की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं रह पाया। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको 3 ऐसे मुद्दे बताने हैं जिसमें सहयोग हो, और 3 ऐसे मुद्दे बताने हैं जिनमें सहयोग ना हो। ठीक है, यानी 3 में सहमति हो और 3 में सहमति ना हो। तो ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए, सहमति किन मामलों में है। आपदा प्रबंधन के मुद्दे में दोनों देश सहमत है, पर्यावरण के मुद्दे में भी दोनों देश सहमत है, लुक ईस्ट की और एक्ट ईस्ट जो नीति है इसमें भी सहमत है, व्यापार के मुद्दे में भी सहमत है। तो ये कुछ सहमति के मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन किस में सहमति नहीं है, तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसमें जो जल बंटवारा है, ठीक है, उसमें हिस्सेदारी को लेकर असहमति बनी रहती है। भारत में जो इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी बसे हुए इसको लेकर कहीं ना कहीं असहमति है। भारत विरोधी जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, ठीक है, जो आतंकवाद फैलाते हैं, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं असहमति है। भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, ये भी कहीं ना कहीं असहमति का कारण बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है श्रीलंका का जातीय संघर्ष के बारे में आपको बताना। तो देखिए, श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे सिंगली समुदाय के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं संख्या में, और यहाँ पे भारत से कुछ तमिल लोग भी जाके बस गए हैं। ठीक है, तो भारत के तमिलों और इनके सिंगलियों के बीच में क्या चलता है, यहाँ पे संघर्ष चलता है। श्रीलंका के जो बहुसंख्यक समुदाय है इसको सिंगली कहा जाता है, और भारत से बसे जो लोग हैं ये तमिल कहलाते हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, सिंगली लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। सिंगली राष्ट्रवादी जो है इनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है, तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ भी बुलंद हुई, क्योंकि तमिलों के साथ वहाँ पे क्या था, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं होता था। तो ऐसे में क्या हुआ, इनका एक ऐसा संगठन बना जिसको लिट्टे कहा जाता है, जो उग्र है। कई बार इस संगठन की श्रीलंका की सेना के साथ कई बार मतलब इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक है, हुई भी है। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष करता रहता है ये, और इसने तमिलों के लिए अलग देश की भी मांग कर दी है कि तमिलों के लिए क्या करो, अलग देश बना दो। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई है। तो इसको आपको समझना है। देखिए, श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने जनसंख्या पर वृद्धि, जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है
ठीक है, या आप कह सकते हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया है, तो ये अच्छा पॉइंट है। फिर क्या है, दक्षिण एशिया एशिया जो है इसमें सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो श्रीलंका ने किया है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना, ठीक है, व्यापार को आसान बनाना, बाहरी व्यापार आसानी से हो सके ऐसे नियम बनाना। तो ये सब करने वाला कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए इस छोटे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी है। संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, तो आप ये बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला है, परंतु फिर भी जो जनसाधारण है वो लोकतंत्र का समर्थक है। क्योंकि देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे राजा का शासन रहा है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र रहा है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सेना का शासन रहा है। लेकिन फिर भी 5 देशों में एक सर्वे कराया गया, ठीक है, और उनसे पूछा गया कि आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगती है। कौन से देशों में सर्वे हुआ था, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ये शामिल हुए थे। तो सभी ने जो सर्वे में जो रिजल्ट आए थे वो ये आए थे कि सभी देशों से ज़्यादातर लोग जो है वो लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसका अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसी संस्था होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है, ठीक है, दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है और इनकी सहायता करती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो इनका जो सदस्य होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, इनका कार्य क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, स्कोप भी ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दुनिया में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन कोई एक देश नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है सपोर्ट, ठीक है, हमें आवश्यकता होती है सपोर्ट की। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसमें दुनिया भर के देश जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से विभिन्न देशों के बीच में झगड़े जो हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आता है। दुनिया भर के देशों में समझौते करवाने, संधियां कराने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आता है, ठीक है। मान लो कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें कई सारे देशों के सपोर्ट की जरूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक मंच बन जाता है जो सभी देशों को एक साथ ले आता है और वो सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। झगड़े अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, कोशिश ये करनी है कि उनके बीच में शत्रुता यानी जो दुश्मनी है उसको कम कराया जाए, और अगर झगड़े हो जाते हैं तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से कैसे सुलझाया जाए, ये काम जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है, यानी इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाने का काम भी किसका है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, यानी इसके उद्देश्य में आपको लिखना है। दुश्मनी का जो दायरा है उसको कम करना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना और विभिन्न देशों की मदद करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते कराना, ये सब इसके काम होते हैं। और ये उद्देश्य में भी आपके ये पॉइंट चल जाएंगे, अगर उद्देश्य आ जाए तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से है। तो देखिए सुरक्षा परिषद इसका अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका अंग है, महासभा इसका अंग है, सचिवालय इसका अंग है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद और एक न्यासीता परिषद जो था वो भी इसका अंग होता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये इसके अंग है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण रणनीतियाँ आपको बतानी है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके जाना। देखिए 4 रणनीतियाँ कौन सी हो सकती है जिससे आप भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हो। तो पहले ये हो सकती है कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ठीक है। सेकंड क्या हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, फिर देश की जो अंदरूनी समस्या है उससे निपटना, और सामाजिक आर्थिक विकास करना। अब देखिए सेना अगर मजबूत होगी, उसके पास आधुनिक हथियार होंगे, वो लड़ने में सक्षम होगी, तो जाहिर सी बात है कि देश सुरक्षित रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। यूएनओ जैसी संगठन जो है, ठीक है, उनका सपोर्ट करना, ताकि कल को जरूरत पड़े तो वो भी हमारी मदद करें। फिर अंदरूनी समस्या किसी देश को कमज़ोर बनाती है, अगर हम अपनी अंदरूनी समस्याओं से नहीं निपट पाएंगे तो किसी बाहरी देश से कैसे लड़ पाएंगे। तो ऐसे में अंदरूनी समस्या को समाप्त करना भी जरूरी है। और सामाजिक आर्थिक विकास, अगर सामाजिक आर्थिक विकास होगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर सामाजिक आर्थिक विकास होगा तो अंदरूनी समस्या भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और सैन्य क्षमता भी मजबूत हो जाएगी, टेक्नोलॉजी होगी, पैसा होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कि खतरे के नए स्रोत बताइए, ये भी पेपर में काफ़ी आता है। तो आतंकवाद एक खतरे का नया स्रोत है, निर्धनता, महामारियाँ, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, आपदा, ठीक है,
और शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या बढ़ना, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां, ये सब खतरे के नए स्रोत हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, सुरक्षा का जो पारंपरिक तरीका है ये आपके पेपर में पूछते हैं। तो हिंसा का इस्तेमाल कम करना, कम से कम करना, न्याय युद्ध होना चाहिए। ठीक है, न्याय युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध तब हो जब उसकी जरूरत हो, यानी युद्ध के पीछे कुछ उचित कारण होने चाहिए। आत्मरक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए, दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध होना चाहिए, और युद्ध साधनों में जो हथियार वगैरह होते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना जो होती है उसके सामने जो सैनिक होते हैं, ठीक है, संघर्ष विमुख जो शत्रु होता है, अगर वो निहत्था है तो ऐसे में उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। सेना का हमेशा उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। ये है न्याय युद्ध कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण की विभिन्न समस्याएं जो है वो आपको बतानी है। तो पर्यावरण की कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि जो है अब धीरे धीरे घट रही है, चरागाह जो है यहाँ पे चारे खत्म हो रहे हैं, ये भी पर्यावरण की समस्या है। मछली का जो भंडार है, मत्स्य भंडार, ये भी घट रहा है। जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, जल की कमी हो रही है, और खाद्य उत्पादन में भी कमी हो रही है। विकासशील देशों में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता लोगों को। वनों की खूब कटाई हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है? पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ रहा है। जैव विविधता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो है पर्यावरण की समस्याएं हैं। रियो सम्मेलन जो था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनीरियो में हुआ था। ठीक है, और यूएनओ का पर्यावरण और विकास से रिलेटेड ये सम्मेलन था। इसमें 170 के करीब देश इसमें शामिल हुए थे। इसमें बहुत सारे एनजीओ वगैरह भी शामिल थे। ठीक है, हजारों इसमें स्वयंसेवी संगठन शामिल थे। इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो भी इसमें शामिल थी, और इसको पृथ्वी सम्मेलन या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आसान है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे मैंने एक एक लाइन भी आपको एक्सप्लेन करी है। पर यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, सीधे सीधे पॉइंट है बिल्कुल। आप एक बार में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बस ध्यान से देखते जाओ और पेपर से पहले याद करके जाना, बस ये ध्यान रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की सारी वीडियो देख के जाना। अगला क्वेश्चन है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो देखिए, आपको पता होगा कि अगर हम पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दें तो ऊपर वाला जो है उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। उत्तरी देश जो है डेवलप हैं, दक्षिणी देश हैं ये डेवलपिंग है, यानी अभी विकास कर रहे हैं, विकासशील हैं, और ये विकसित हैं। ठीक है, दोनों की समस्याएं, जरूरतें अलग अलग है। तो पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनका जो रवैया है वो अलग अलग है। ठीक है, उसमें अंतर है। कैसे? उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश है ये पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। देखिए, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसने फैलाया है? ये उत्तर वाले जो देश हैं, ऊपर वाले देश हैं। और ये बात क्या करना चाहते हैं कि आज जो दुनिया है जैसे पॉल्यूटेड हो रही है, जैसी आज है उस तरीके से बात करना चाह रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई इन्होंने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को। ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश की बराबर की जिम्मेदारी हो, जबकि नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। ऐसे में जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो विकासशील देश, वो इसको गलत मानते हैं। इनका कहना है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान जो है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो ऐसे में नुकसान की भरपाई जो है वो ज़्यादा किसको करनी चाहिए? विकसित देश को करनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। ठीक है, इनका मानना है। अब विकासशील देश तो अभी अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है। इन पे अगर बैन लगा दिया जाएगा तो ये अपना विकास कैसे कर पाएंगे? तो इसी कारणवश 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था इसमें यह प्रस्तावित किया गया था और मान भी लिया गया था कि इसी सिद्धांत को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी तो साझी है, यानी उत्तरी गोलार्ध के देश की भी जिम्मेदारी और दक्षिणी गोलार्ध के देश की भी जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी तो साझी है, दोनों की है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग कैसे? जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा भरपाई करेंगे, जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया वो कम करेंगे। ठीक है, तो ये है, पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसमें क्या बातें रखी गई थी, इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता है इसके अंतर्गत औद्योगिक देश जो है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जो कि खतरनाक गैसें होती हैं, इसके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। यानी इसमें कहा गया था कि जो देश, जो औद्योगिक देश हैं जहाँ पे उद्योगों में से काफ़ी हानिकारक धुआं निकलता है, गैसें निकलती है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, ऐसी गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम कर लिया जाए। इसमें ये बातें की गई थी। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफार्म जो कार्बन होता है,
इसको कम करने की बात की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गैसें हैं ये खतरनाक तो हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसको कम कैसे किया जाए ये बातें इसमें की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। तो भारत ने अपनी जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसमें बदलाव करा है। पेट्रोल की जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको, सीएनजी वाहन है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, भारत में स्वच्छता ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है, स्वच्छ ईंधन को, और सीएनजी गाड़ियां चलाई जाने लगी हैं। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी भारत ने पारित किया था। 2003 में बिजली अधिनियम भी पारित किया है। ठीक है, और क्या क्या किया है भारत ने ये समझिए। स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा है। बायोडीजल का प्रयोग भी, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, अब आने वाले समय में जो पेट्रोल है उसमें कुछ बदलाव होगा और बायोडीजल का यूज़ होना शुरू होगा। ठीक है, अभी तो बहुत रेयर, बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं, जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ होती है, इसको मंजूरी दे दी है। और ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं इसको चलाया जाए। इससे क्या होता है, धुआं नहीं होता, इससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, और रसोई गैस को प्रोत्साहन दिया गया। जो पुराने समय में जो चूल्हा होता था जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी, ठीक है, उसको बंद करके रसोई गैस का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। और नेक्स्ट टाइम मूलवासी जो होते हैं उनकी मुख्य समस्या कौन सी है। देखिए, मूलवासी जो हैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहने वाले हैं, उनका जो रहने का जो पैटर्न है वो एक जैसा है, उनकी परंपराएं एक जैसी हैं, उनकी समस्याएं भी एक जैसी है। तो क्या समस्याएं हैं इनकी, देखिए, समानता के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है। विकास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि जिस जगह पे जंगलों में रहते हैं वहाँ पे विकास उस लेवल का नहीं मिलता। मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान चाहिए। ठीक है, इसकी भी मांग करते हैं ये मूलवासी जो लोग हैं। क्या होता है कि जंगलों में रहते हैं तो कई बार सरकार जंगलों पे अधिग्रहण कर लेती है और वहाँ से इनको भगाती है। तो ऐसे में ये जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे अपने हक की मांग करते हैं। फिर जंगलों को ना उजाड़ने की भी मांग करते हैं क्योंकि जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों को पूजते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो इसीलिए इनका ये भी कहना है कि जंगलों को ना उजाड़ा जाए। फिर इनके जीवन में दखल अंदाजी अगर कोई करे तो वो उसको भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये भी इनकी मांग है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या मतलब है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो विचार एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं तो ये भी प्रवाह है, विचार पहुंच रहे हैं। अगर कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है तो ये भी एक तरह से प्रवाह हो जाएगा। पूंजी मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक देश से दूसरे देश में पहुंच रही है, या बेहतर आजीविका, रोजी रोटी की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये सब प्रवाह है और ये इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये सब आज के समय में आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया, टेक्नोलॉजी के कारण। तो यहाँ पे समझिए, अब आप सोचिए पहले के समय में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, कितना ज़्यादा लंबा समय लग जाता था संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में। फिर वो चिट्ठी लिखेगा, वापस पहुंचाएगा, कितना समय लगेगा। लेकिन जब से फ़ोन आ गया, ठीक है, ईमेल और ये इंटरनेट की सुविधा आ गई है, तब से अब सेकंडों में संदेश वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से रिप्लाई भी सेकंडों में मिल जाता है। ठीक है, वस्तु भी अब एक से अधिक जगह पे पहुँचाना, एक से अधिक देशों में पहुँचाना बहुत आसान हो गया है। पूंजी भी अब 1 क्लिक में, यानी कि अब आप देखोगे ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन हो गया, आप 1 क्लिक में कहीं भी पैसा भेज सकते हो। बेहतर आजीविका की तलाश में अब लोग बाहरी देशों में जाके भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया और वैश्वीकरण का ही ये पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, ऐसा क्यों हो पाया है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नति के कारण हो पाया है। टेलीफोन, टेलीग्राफ का आविष्कार, मुद्रण तकनीक, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण पूछे तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण बताएं। देखिए, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन 2 बार, तो ये हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है ये बताने हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण जो है पूरी दुनिया में, वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं का व्यापार जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और अब पहले की तरह आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। पहले संरक्षणवाद की नीति होती थी, कोई देश नहीं चाहता था कि बाहरी देशों की कंपनियां वहां पे आके व्यापार करें, इससे कहीं ना कहीं उनके देश के उद्योग को नुकसान हो, ऐसा सोचते थे, संरक्षणवाद होता था। लेकिन अब क्या है, उनको समझ में आ गया है कि वैश्वीकरण से लाभ है, तो ऐसे में जो आयात पे प्रतिबंध होते हैं वो हटा दिए गए। पूंजी की आवाजाही जो है अब इसमें भी वृद्धि हुई है। अब क्या है, पहले विभिन्न देश ये नहीं चाहते थे कि बाहरी देश के निवेशकर्ता उन देशों में आके अपने प्लांट लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। ठीक है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे आए, यानी कि अब उन्होंने अपने नियम जो है इसको उदार बना लिए ताकि बाहर के लोग निवेश कर सकें। और ये एक तरह से आर्थिक परिणाम ही आप कह सकते हो। और विकासशील देशों में जहाँ पे ज़्यादा लाभ होता है यहाँ पे ज़्यादा ये निवेशकर्ता आते हैं। विचारों का भी विस्तार हुआ है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है।
विकसित देश जो है अपनी वीज़ा नीति कठोर बना लेते हैं, क्योंकि विकसित देश नहीं चाहते कि कोई भी विकासशील देश का व्यक्ति वहाँ पे आके उनके रोजगार को छीने, ठीक है, उनके लोगों के रोजगार को छीने, इसलिए वो अपनी वीज़ा नीति को कठोर बनाते हैं। ये भी आर्थिक परिणाम में आएगा। और निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है दुनिया भर में, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो लाखों लोगों का रोजगार जा भी रहा है, ठीक है। बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है और बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद जो है आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। आज के समय में आप मार्केट में जाओगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई अन्य आइटम, तो आपको आसानी से दुनिया भर के ब्रांड की चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और आजकल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह की सुविधाएं हैं, तो इसके तहत तो आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब हो रहा है, ये सब वैश्वीकरण के कारण हो रहा है और ये वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में आएगा, ठीक है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम भी पूछा जाता है। तो सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए हैं? खान पान में बदलाव हो रहा है, रहन सहन में बदलाव हो रहा है, संस्कृतियाँ जो है वो कहीं ना कहीं ह्रास होता जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति को लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, अमेरिका की संस्कृति की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह पे कमी भी आई है, तो कुछ जगह पे सुधार भी हुआ है, अब महिलाओं को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और विदेशी फिल्में, विदेशी त्यौहार, विदेशी संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जो रूढ़िवादी होती थी परंपरा, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि लोग जो है मॉडर्न हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। तो पुरानी जो प्राचीन परंपराएं होती थी, रूढ़िवादी चीज़ें होती थी कुछ, तो उसको नहीं मानते हैं। लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। विदेशी संस्कृति का बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है, अपनी संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, बाहरी चीज़ों को अपना रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक परिणाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद किन दो बातों पे सबकी सहमति थी? तो देखिए, शासन लोकतांत्रिक सरकार चलाएगी, सब सहमत थे। सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी, सब सहमत थे। ये दो मुद्दे थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी? पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है, क्योंकि भारत देश में विविधता वाला देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में इनके बीच में विवाद ना हो जाए, तो ऐसे में इन सभी को एकता के सूत्र में बांधना एक चुनौती थी। लोकतंत्र स्थापित करना, क्योंकि भारत ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था देश आज़ाद होएगा तो हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, लेकिन इसको स्थापित करना एक तरह से चुनौती थी। पूरे समाज का भला करना, ठीक है, पूरे समाज में सबका भला करना, ये भी एक चुनौती थी। अगला क्वेश्चन है विभाजन के दौरान कौन सी समस्या आई? देखिए, विभाजन के समय क्या समस्या आई थी कि मुस्लिम जो थे वो पूरे देश में थे, यानी अगर पूरे भारत में देखिए हर जगह मुस्लिम थे, तो ऐसे में पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे में ये डिसाइड हुआ कि 2 इलाके जो हैं जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, एक पूर्व और एक पश्चिम में, ठीक है, इन दोनों को पाकिस्तान बना दिया जाएगा और जो बीच का जो भी हिस्सा बच जाएगा वो भारत हो जाएगा। तो दोनों इलाकों को जोड़ना मुमकिन नहीं था, तो ऐसे में यही फैसला हुआ था कि 2 पाकिस्तान बनाए जाएंगे, ठीक है। और फिर एक समस्या ये थी कि सभी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, तो फिर वहाँ पे ज़िले के आधार पर बंटवारा किया गया। अल्पसंख्यकों की समस्या आ रही थी, देश में चंद घंटे में देश को खाली करने की बातें कह दी गई थी, तो ऐसे भी समस्या आ रही थी। तो ये कुछ समस्याएं थी जो उस समय देखने को मिली थी, ठीक है। फिर विभाजन के क्या परिणाम हुए? विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा हो गई, लोगों को मारा काटा जाने लगा, अचानक से स्थानांतरण हुआ था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। विभाजन के दौरान लोग जो थे वो मजबूरन रिफ्यूजी जो कैंप होते हैं उसमें रहना पड़ा उनको। महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, जबरन उनसे शादी कर ली गई, ठीक है। और विभाजन के दौरान संपत्ति भी बांट ली गई थी और 80 लाख लोग जो थे वो बेघर हो चुके थे। तो ये कुछ इसके परिणाम हुए थे। राज्यों का पुनर्गठन जो है वो कैसे हुआ? तो देखिए, जब देश गुलाम था ना, उस समय में भी ये बात हो गई थी। 1920 में आप ये मान लीजिए कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये बात हो गई थी कि जब देश आज़ाद होगा ना, तो हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, पुनर्गठित करेंगे। तो ये उस समय तो मान लिया गया था, लेकिन आज़ादी मिली, देश का बंटवारा हो गया। ये कभी नहीं सोचा था कि देश आज़ाद होगा और बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में जो सिचुएशन थी वो बदल गई। नेता जो थे वो डर रहे थे कि अगर भाषा के आधार पे हम प्रांत बनाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। वैसे ही इतनी समस्या हो रही थी रजवाड़ों की, रियासतों की, ठीक है, और बंटवारे की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रिस्क वाला मामला हो रहा था। ऐसे में देश टूटने का खतरा हो रहा था। जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने सोचा इसको पोस्टपोन कर देते हैं, अभी रोक देते हैं, बाद में कभी करेंगे। फिर 1952 में जब मद्रास प्रांत में जब तेलुगु भाषी लोग जो थे उन्होंने आंदोलन करा, तो ऐसे में फिर मजबूरन प्रधानमंत्री को फैसला लेना पड़ा कि आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी मांग उठने लगी कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। तो ऐसे में सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम क्या था? इसका आयोग का काम था राज्यों का सीमांकन करना है भाषा के आधार पर, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें इसने माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है।
और फिर इसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक कानून ही पारित हो गया था। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय में बना दिए गए थे। पहले चुनाव जो थे, पहला चुनाव कराने में चुनाव आयोग के सामने कौन सी समस्या थी? तो देखिए, चुनाव आयोग पहली बार चुनाव करा रहा था, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चुनाव करा रहा था, और इसमें 15% लोग जो थे वो तो साक्षर ही थे, बाकी तो साक्षर भी नहीं थे। तो ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत मुश्किल था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना मुश्किल था, ठीक है, इसकी समस्या आ रही थी। मतदाता सूची बनाने में समस्या आ रही थी। अधिकारी और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करने में, उनको ट्रेनिंग देने में भी मतलब समस्या आ रही थी। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था, ये भी एक समस्या वाली ही बात थी। जो पहले 3 आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस जीती थी, ठीक है, बाद में भी जीतती रही, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था? तो इसके कारण समझिए, पेपर में आता है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, ये एक कारण था। सबसे मजबूत संगठन कांग्रेस था। सबसे लोकप्रिय नेता जो थे वो इसी में शामिल थे। आज़ादी की विरासत इसी पार्टी को हासिल थी। सभी वर्गों का समर्थन मिलता था इसको। नेहरू जैसे नेता भी इसी में शामिल थे। सबको साथ लेकर चलने का इसका नेचर जो था, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस जीतती रही। तो यहाँ पे अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, और जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।